आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि किसी फिट व्यक्ति की सडनली डेथ हो गई। अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं और इन साइलेंट डिजीजेस से बचना चाहते हैं, क्या बॉडी मेटाबॉलिक इल हेल्थ के कुछ साइंस बताती है? जी हाँ। ब्लड स्ट्रीम में शुगर और फैट बिल्डअप होने लगेगा। एक और खतरनाक बात है कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इन साइंस को इग्नोर मत कीजिएगा। बप्पी लहरी जी का निधन हुआ था। सिम्टम्स काफी लेट आते हैं और तब तक हमारी बॉडी में इसे ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं। विसरल फैट ज्यादा डेंजरस होता है। हर 3 में से 1 एडल्ट का लिवर अनहेल्दी है। डायबिटीज इज अ लिवर डिजीज। जिनको डायबिटीज है, चाबी काम नहीं कर पा रही है तो सेल्स के दरवाजे अनलॉक नहीं होंगे। एक कमजोर लिवर के लक्षण जानने हैं तो 1 हफ्ते में आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। गट बैक्टीरिया ऑल्टर हो सकते हैं, लेकिन फैटी लिवर ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाने के साथ साथ और बोन्स कमजोर होने लगती हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए फेशियल हेयर आ सकते हैं, PCOS का रिस्क और इवन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। हम बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। इन केस अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स से अनहेल्दी जीन्स चिल्ड्रन में पास ऑन हो जाते हैं तो आप ट्रूली वेल्दी तभी हैं जब ये तीनों चीजें आपके पास हैं। आज से 100 साल पहले इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से बहुत सारी जानें जाया करती थीं। निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, इन्फ्लुएंजा जैसी डिजीजेस टॉप किलर्स हुआ करती थीं। फिर जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की, ये ट्रेंड चेंज होने लगा। एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स के आविष्कार के कारण, इम्प्रूव्ड हाइजीन, सैनिटेशन और अवेयरनेस के कारण इन्फेक्शियस डिजीजेस से होने वाली डेथ्स में भारी गिरावट आई। लेकिन धीरे धीरे इनकी जगह मेटाबॉलिक डिजीजेस ने ले ली और आज की स्थिति ये है कि मेटाबॉलिक डिजीजेस सबसे बड़ी साइलेंट किलर्स बन चुकी हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, हार्ट डिजीजेस, कैंसर्स एक्सेट्रा आज के दौर के टॉप किलर्स हैं। अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं और इन साइलेंट डिजीजेस से बचना चाहते हैं तो डॉक्टर शिव कुमार सरीन की बुक ओन योर बॉडी आपकी बहुत काम आ सकती है। इस बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल एडवाइस आपको मिलेगी जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम इसी बुक के मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। डॉक्टर सरीन भारत के काफी रिस्पेक्टेड डॉक्टर हैं। इन्हें 2007 में मेडिसिन फील्ड में अपने कॉन्ट्रिब्यूशंस के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सर अपनी बुक में पेशेंट्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के जरिए हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझाते हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स के साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस भी बताते हैं। अच्छी बात यह है कि ये बुक एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। इस बुक में क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमें स्टोरीज के फॉर्मेट में दी जाती है जो इसे काफी एंगेजिंग बनाती है। तो चलिए इसके की इनसाइट्स के साथ साथ कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स सीखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि फिट दिखना और हेल्दी होना ये 2 अलग चीजें हैं। आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि किसी फिट व्यक्ति की सडनली डेथ हो गई। वो तो एकदम फिट थे, पता नहीं क्या हो गया। कई बार अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। जब तक इनके बारे में पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप ओबीस हैं तब तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ को काफी रिस्क्स हैं ही, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ओवरवेट हैं सिर्फ तभी आप अनहेल्दी हैं, सिर्फ तभी आपको बहुत सारी बीमारियों का रिस्क है और सिर्फ तभी आपको डाइट पर कंट्रोल करना है और एक्सरसाइज करनी है, वरना नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बाहर से चाहे कैसे भी दिखते हों, लेकिन अच्छी हेल्थ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, रूटीन चेकअप और रेगुलर एक्सरसाइज हर हाल में जरूरी है। ये भी हो सकता है कि आप पतले दुबले हों, देखने में फिट लगे, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में कोई अंडरलाइंग हेल्थ इश्यू हो जो आपको ना पता हो, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर, फैटी लीवर एक्सेट्रा। कई बार हमारी बॉडी में साइलेंट मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं जिनके सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। इन प्रॉब्लम्स को साइलेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को डैमेज करती रहती है और हमें पता तक नहीं चलता। सिम्टम्स काफी लेट आते हैं और तब तक हमारी बॉडी में सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुका होता है। इसलिए सिर्फ अपीयरेंस पे नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। हेल्दी मेटाबॉलिज्म अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि
मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे फैटी लीवर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर एक्सेट्रा। समझते हैं कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यह एनर्जी कहाँ से मिलती है? यह एनर्जी फूड से आती है। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी इसे ब्रेक डाउन करती है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के जरिए हमारी बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इन्हीं सब केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म हाई है या फिर मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। तो ये मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं बट सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जिससे हमारी बॉडी में फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी की वजह से हम लाइफ सस्टेन कर पाते हैं। अब यदि इस फूड को एनर्जी में चेंज करने के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन कहते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म में कोई गड़बड़ी आना। ये काफी सीरियस इशू है। क्योंकि बॉडी को हर एक फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, तो अगर मेटाबॉलिज्म में कोई इश्यू आ जाए तो एनर्जी प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। बॉडी फूड को एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर पाएगी। तो हम तो रोज फूड कंज्यूम करेंगे लेकिन वो ठीक से प्रोसेस ही नहीं होगा। इससे क्या होगा? इससे हमारे ब्लड में सब्सटेंसेस बिल्डअप होने लगेंगे, जैसे कि ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड्स। आसान भाषा में ब्लड स्ट्रीम में शुगर और फैट बिल्डअप होने लगेगा। एक सिंपल ब्लड टेस्ट से इसका पता लग जाता है। अगर ब्लड स्ट्रीम में ये लेवल्स एलिवेटेड हैं और आप लॉन्ग टर्म तक इन्हें इग्नोर करें तो ये बहुत सी बीमारियां कॉज करेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगेंगे, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा और अगर लॉन्ग टर्म तक ऐसी स्थिति बनी रही तो कई ऑर्गन्स तक डैमेज हो सकते हैं। इसलिए मेटाबॉलिक डिसफंक्शन काफी डेंजरस है। जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग फेज में कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मेटाबॉलिक इश्यूज को इग्नोर करते रहें। तो कैसे पता करें कि हमारे मेटाबॉलिज्म में कोई इश्यू है? क्या बॉडी मेटाबॉलिक इल हेल्थ के कुछ साइंस बताती है? जी हाँ। यदि आपके नेक और आर्मपिट्स पे मोल्स या स्किन टैग्स हैं या इन जगहों की स्किन डार्क, थिक या वेलवेटी है तो आपको अंडरलाइंग मेटाबॉलिक इशू हो सकता है। फिर नेक का सर्कमफेरेंस यदि मेल्स में 35 सेंटीमीटर से ज्यादा और फीमेल्स में 31 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का साइन हो सकता है। इसी तरह वेस्ट टू हिप रेशियो यदि मेल्स में 0.9 से ज्यादा और फीमेल्स में 0.8 से ज्यादा है तो भी आपके मेटाबॉलिक इश्यूज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लड टेस्ट में यदि लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड आती हैं या फिर एल्ब्यूमिन के लेवल्स कम आते हैं तो ये वार्निंग साइंस हैं कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है। ओवरवेट होना, स्नोरिंग और स्लीप एपनिया जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स को तो हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि ये तो नॉर्मल हो, जबकि ये नॉर्मल सी दिखने वाली चीजें अनहेल्दी मेटाबॉलिज्म के वार्निंग साइंस होते हैं। इन साइंस को इग्नोर मत कीजिएगा। ये हमारे अंदर की साइलेंट डिजीजेस के लक्षण होते हैं। केयरफुल ऑब्जर्वेशन और टाइमली एक्शन से इन डिजीजेस को रिवर्स किया जा सकता है। तो हमने मेटाबॉलिज्म समझ लिया, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन समझ लिया। अब जल्दी से मेटाबॉलिक रेट के बारे में भी समझ लेते हैं। हमने बात की थी कि हमारी बॉडी को हर एक फंक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इवन जब हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में है, कोई भारी काम नहीं कर रही, तब भी बेसिक फंक्शंस के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। जैसे ब्रीदिंग के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी जैसे ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, बॉडी में रिपेयर प्रोसेसेस के लिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, डेली एक्टिविटीज के लिए जिनमें बहुत कम एफर्ट लगता है, जैसे खाना खाना, पानी पीना, टॉयलेट जाना एक्सेट्रा, इनके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो बॉडी रेस्टिंग स्टेट में भी इन बेसिक फंक्शंस के लिए कैलोरीज बर्न कर रही होती है। इन सब को जोड़ दें तो टोटल कैलोरीज मिलेंगी जो हमारी बॉडी को चाहिए जब वो रेस्टिंग स्टेट में है और कोई हेवी वर्क नहीं कर रही। इसे ही रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। बस बॉडी के बेसिक फंक्शंस के लिए और लाइफ को सस्टेन करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। ये सबके लिए सेम नहीं होता, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एज, जेंडर, बॉडी साइज, बॉडी कंपोजिशन, जेनेटिक्स ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के कारण हर एक इंडिविजुअल का रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट होता है।
ठीक है, तो हमने सीखा कि बॉडी को रेस्टिंग स्टेट में फंक्शन करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए, लेकिन हर टाइम तो हम रेस्ट करेंगे नहीं। दिन भर में हम एटलीस्ट थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज तो करेंगे ही। जैसे मान लीजिए कोई एक्सरसाइज कर ली, कोई स्पोर्ट खेल लिया, कहीं ट्रैवल किया, या घर के काम ही हो गए एक्सेट्रा। कुछ ना कुछ मूवमेंट तो करेंगे ही जिनमें थोड़ा एफर्ट लगता है। तो बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस के अलावा इन एडिशनल एक्टिविटीज में भी कैलोरीज खर्च होंगी। इन एडिशनल फिजिकल एक्टिविटीज की कैलोरीज को रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में जोड़ दें तो हमारा डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर आ जाएगा। मतलब एक दिन में हम इतनी टोटल कैलोरीज खर्च करते हैं। तो अब अगर आपको अपना करंट वेट मेंटेन रखना है तो ऑब्वियसली जितनी कैलोरीज खर्च हो रही हैं उतनी ही कैलोरीज इनटेक कर लीजिए। कैलोरी आउटपुट बराबर कैलोरी इनपुट, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा और ये कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कहलाएंगी। ऐसे ही अगर आपको अपना वेट कम करना हो तो जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं उससे कम कैलोरीज इनटेक कीजिए। मतलब कैलोरी आउटपुट शुड बी मोर देन कैलोरी इनपुट। 1 किलो वेट घटाने के लिए आपको बॉडी में 7,700 किलो कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं, अगर आप एक दिन में मेंटेनेंस कैलोरीज से 500-600 किलो कैलोरीज कम इनटेक करें और 500-600 किलो कैलोरीज एक्सरसाइज से बर्न कर लें तो एक हफ्ते में आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको अपना वेट बढ़ाना हो तो जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज इनटेक कीजिए। यानी कैलोरी आउटपुट शुड बी लेस देन कैलोरी इनपुट। 1 किलो वेट बढ़ाने के लिए आपको बॉडी में 7,700 किलो कैलोरीज का सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बेसिक समझ गए कि वेट मेंटेन और कम ज्यादा कैसे होता है। आगे ढंग से समझने के लिए ये बैकग्राउंड प्रिपेयर करना जरूरी था। अब हम मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से होने वाली साइलेंट डिजीजेस के बारे में समझते हैं। मान लीजिए हम लगातार काफी समय तक कम कैलोरीज बर्न करें और ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते जाएं, तो क्या होगा? हमने सीखा कि वेट गेन होगा, क्योंकि बॉडी सरप्लस कैलोरीज को लेटर यूज के लिए फैट के रूप में स्टोर कर लेती है। और अगर हम यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं और सरप्लस कैलोरीज लेते रहते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी को होल्ड करने के लिए हमारी फैट सेल्स एक्सपैंड होती जाती हैं और हम ओवरवेट होने लगते हैं। अब ये फैट हमारी स्किन के जस्ट नीचे भी स्टोर हो सकता है, जिसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। और ये फैट बहुत डीप जाके हमारे ऑर्गन्स के सराउंडिंग भी स्टोर हो सकता है, जिसे विस्ट्रल फैट कहते हैं। हमारी बॉडी कहाँ फैट डिपॉजिट करती है ये डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स, हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म के ऊपर। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों टाइप के फैट में से विसरल फैट ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड एक्यूमुलेट होता है। वाइटल ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनीज, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स एक्सेट्रा। इन ऑर्गन्स के इतने नजदीक होने की वजह से विसरल फैट इन वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे? हार्मोन्स और अदर केमिकल्स रिलीज करके, जिससे इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिवर में बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाए तो वो ठीक से न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस नहीं कर पाएगा और टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाएगा। इस तरह से एक्सेस फैट लिवर समेत कई ऑर्गन्स के बेसिक फंक्शंस को डिसरप्ट कर सकता है। आज के टाइम में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज तेजी से बढ़ती हुई हेल्थ कंसर्न है। ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि बहुत समय तक इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। ग्लोबली हर 3 में से 1 एडल्ट का लिवर अनहेल्दी है और इनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक अनहेल्दी लिवर कैरी कर रहे हैं। टेस्ट और कन्वीनियंस के कारण आज हाईली प्रोसेस्ड फूड का परसेंटेज हमारी डाइट में बढ़ता जा रहा है। लॉन्ग पीरियड्स तक बैठने के कारण और रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी के कारण हमारी बॉडीज एफिशिएंटली फैट बर्न नहीं कर रही हैं और इंसुलिन के प्रति लेस रिस्पॉन्सिव होती जा रही हैं। स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से हमारी स्लीप खराब हो रही है, जिससे बॉडी प्रॉपर्ली रिकवर नहीं कर पा रही है। इन सब कारणों से हमारे लिवर में एक्सेस फैट बिल्डअप होता जा रहा है। लिवर में इस एक्सेस फैट के कारण इन्फ्लेमेशन होता है और लिवर डैमेज होने लगता है। साथ ही फैटी लिवर से बॉडी इवेंचुअली इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकती है, जिससे मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझते हैं।
जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी, इन्फेक्शन या कोई डैमेज होता है तो बॉडी उस ट्रबल को सेंस कर लेती है और हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जिस जगह पे प्रॉब्लम है वहां ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और वहां प्रॉब्लम से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम सेल्स पहुंच जाती हैं। बेसिकली बॉडी नेचुरली अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही होती है। इसे ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं चोट लग जाए तो लाल हो जाता है। वो क्या है? हीलिंग के लिए वहां ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ है, इसलिए रेडनेस दिख रही है। दर्द भी होता है, वो इसलिए क्योंकि हीलिंग प्रोसेस में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो नर्व्स को इरिटेट करते हैं। स्वेलिंग भी हो सकती है जब कुछ फ्लूइड्स ब्लड वेसल्स से निकलते हैं। ये सब हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो इन्फ्लेमेशन हीलिंग को प्रमोट करता है। जब प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाती है तब इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, एरिया में ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है, स्वेलिंग और रेडनेस भी कम हो जाती हैं। लेकिन फिर ये क्यों कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन खराब होता है? लॉन्ग टर्म तक इन्फ्लेमेशन बना रहे तब खराब होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक इन्फ्लेमेशन बना रहे तो हेल्दी टिश्यूज को डैमेज होने लगता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन खराब है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी जल्दी से समझ लेते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी पैनक्रियास प्रोड्यूस करती है। ये हार्मोन हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। फिर हमारी पैनक्रियास को सिग्नल जाता है और पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके हमारी सेल्स तक पहुंचता है। यहाँ इंसुलिन एक चाबी की तरह एक्ट करता है और सेल्स के दरवाजे अनलॉक कर देता है, जिससे जो ग्लूकोज ब्लड में थी वो सेल्स के अंदर एंटर कर पाती है। इसी ग्लूकोज से सेल को एनर्जी मिलती है। अब ब्लड में से ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करती है और एनर्जी के लिए यूज हो जाती है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इस तरह से इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता क्या है कि हमारी सेल्स का इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्स कम हो जाता है, मतलब चाबी काम नहीं कर पा रही है, तो सेल्स के दरवाजे अनलॉक नहीं होंगे, तो ग्लूकोज ब्लड से सेल्स में एंटर नहीं करेगा, तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज या आसान भाषा में शुगर लेवल बढ़ने लगेगा। और ये तो हम जानते ही हैं कि अगर ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक हाई रहता है तो यह कई ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगा, किडनीज को ओवरलोड कर देगा, जिससे किडनी फेलियर हो सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं, घाव देर से भरेंगे, बॉडी की रिकवरी स्लो हो जाएगी, एटसेट्रा। अगर लिवर में एक्सेस फैट है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में हमने सीखा कि सेल्स इंसुलिन के इफेक्ट्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएंगी और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इस केस में पैनक्रियास को सिग्नल जाएगा कि और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करो ताकि ग्लूकोज को सेल्स अब्सॉर्ब करें और ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज लेवल कम हो। तो पैनक्रियास को ओवरवर्क करना पड़ेगा और लंबे समय तक पैनक्रियास ओवरलोड होती रही तो इवेंचुअली वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, जिससे बॉडी में इंसुलिन का सफिशिएंट प्रोडक्शन और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और जब ऐसा हो जाए तो इसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इस बीमारी में ब्लड शुगर लेवल्स क्रॉनिकली हाई रहते हैं, जिससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चूंकि लिवर में एक्सेस फैट से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिससे डायबिटीज होती है, इस वजह से अपनी बुक में डॉक्टर सरीन कहते हैं कि डायबिटीज इज अ लिवर डिजीज। जिनको डायबिटीज है, अगर वो चेक करवाएंगे तो लगभग 70% लोगों में फैटी लिवर मिलेगा। एक कमजोर लिवर के लक्षण जानने हैं? भूख कम लगना, वीकनेस महसूस होना, पेट दर्द होना, गैस और ब्लोटिंग होना, इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स होना, एटसेट्रा। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फ्रीक्वेंटली होती है तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा के अपने लिवर की कंडीशन जान सकते हैं। समय रहते जांच करके करेक्टिव एक्शंस लेने से लिवर डैमेज को रिवर्स किया जा सकता है, वरना बाद में फैटी लिवर से गॉल स्टोन्स होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके बाद सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। फैटी लिवर डायबिटीज और लिवर कैंसर के रिस्क को भी बढ़ाता है। लिवर में एक्सेस फैट हो तो ब्लड में लिपिड्स बढ़ जाते हैं, आर्टरीज में क्लॉट्स बढ़ जाते हैं और हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन फैटी लिवर ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाने के साथ साथ कॉग्निटिव फंक्शंस को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा तो बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं,
इन्फ्लेमेशन से ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकती हैं, गट बैक्टीरिया ऑल्टर हो सकते हैं और ये सब ब्रेन हेल्थ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, इसके बारे में और रिसर्च करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए और उस पर एक्ट करिए। उतनी ही कैलोरीज कंज्यूम करना ठीक है जितनी हम बर्न कर सकें। अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एडिक्वेट प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड करें। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स इंक्लूड करें, जैसे कि मिलेट्स, जिनसे ब्लड शुगर ग्रेजुअली राइज और फॉल करती है, एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होती है। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट्स और किडनी बीन्स जैसे हेल्दी फूड्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इनसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं। कलर्ड वेजिटेबल्स जैसे बीट रूट, कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, ब्रिंजल, रेड एंड येलो पेपर्स एक्सेट्रा हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखें। हमेशा याद रखिए कि अच्छी हेल्थ को बहुत एफर्ट से अर्न करना पड़ता है। ये बेहतर होगा कि हम टेस्ट से ज्यादा प्रेफरेंस अपनी हेल्थ को दें। अगर हम फूड रिलेटेड इंजरी को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हमें प्रोसेस्ड फूड को कम और नेचुरल फूड्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, स्प्राउट्स, सैलड्स, नट्स एंड सीड्स, लेंटिल्स को ज्यादा खाना पड़ेगा। बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन D के ऑप्टिमम लेवल्स मेंटेन करने पड़ेंगे और डेफिशिएंसी होने पर सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स लेते समय ध्यान रखिए कि इन्हें तब ही लें जब बहुत ज़रूरी हो और सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें। डॉक्टर की सलाह से लें ताकि ड्रग रिलेटेड लिवर इंजरी ना हो। कई बार डॉक्टर की फीस बचाने के चक्कर में हेवी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं। कुल मिलाकर हमारा एम होना चाहिए प्रॉपर डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के जरिए बॉडी में हेल्दी फैट परसेंटेज मेंटेन करना। मेन को लेस देन 20% बॉडी फैट के लिए एम करना चाहिए और विमेन को लेस देन 28% बॉडी फैट के लिए एम करना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी बहुत सारी अन्य डिजीजेस के रिस्क को बढ़ा देती है और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देती है। बॉडी में एक्सेस फैट होने से डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसफंक्शन और इवन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। अनहेल्दी फैट से हमारी आर्टरीज में प्लाक बिल्डअप हो जाता है, जो हमारी आर्टरीज को नैरो कर देता है, जिससे वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। हम जानते ही हैं कि अगर हार्ट में ब्लड सप्लाई ब्लॉक होती है तो हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई ब्लॉक होती है तो स्ट्रोक आ जाता है। फिर ओबेसिटी हमारे स्लीप पैटर्न्स को भी डिस्टर्ब कर सकती है और स्नोरिंग और स्लीप एपनिया जैसी कंडीशंस कॉज कर सकती है। स्लीप एपनिया वही डिसऑर्डर है जिससे भारतीय सिंगर बप्पी लहरी जी का निधन हुआ था। आगे बात करें तो ओबेसिटी के कारण जो इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक स्ट्रेस होता है वो हमारी बोन हेल्थ को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ओबेसिटी से हमारी बोन्स कमजोर हो सकती हैं और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ सकता है, और बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक स्ट्रेस कैंसर फॉर्मेशन को भी इनिशिएट कर सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी के कारण मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो सकते हैं, सीमेन की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो सकती है, फेमिनिन वॉइस हो सकती है और मैस्कुलिनिटी कम हो सकती है। वहीं फीमेल्स में ओबेसिटी के कारण फेशियल हेयर आ सकते हैं, PCOS का रिस्क बढ़ सकता है। मतलब कई बार हम चीज़ों को ओवरलुक करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती हैं। तो विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें कि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 से कम रखना है, BP 120-80 से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, एक्सेट्रा। पिछले 30 सालों में सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण और हाईली प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करने के कारण दुनिया भर में ओबेसिटी 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। इससे बचने के लिए हमें ग्रेजुअली फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। एक्सरसाइज से बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। एज के साथ मसल लॉस होता है और बोन्स कमजोर होने लगती हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें रिगार्डलेस ऑफ जेंडर अपने ट्रेनिंग रेजिम में एरोबिक एक्सरसाइजेस के साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करना चाहिए।
साथ ही अगर हेल्थ अलाउ करे तो हम वीक में एक दिन वाटर फास्टिंग भी कर सकते हैं। फास्टिंग के बेनिफिट्स को देखते हुए इस हेल्दी प्रैक्टिस को डिफरेंट कल्चर्स में प्रमोट किया गया है। फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी अनवांटेड केमिकल्स को ब्रेक डाउन करती है, स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए बर्न करती है और डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है। आज लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने से हमारी मील्स कैलोरी डेंस रहती हैं और मील्स के बीच में गैप भी कम रहता है। ऐसे में अगर पॉसिबल हो तो हफ्ते में एक दिन बॉडी को न्यूट्रिएंट डिप्राइव करके हम बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। एक और चीज जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा ओवरलुक की जाती है वो है स्लीप। स्ट्रेस, आर्टिफिशियल लाइट का ज्यादा एक्सपोजर, पीयर प्रेशर, लैक ऑफ अवेयरनेस जैसे कारणों की वजह से हम सफिशिएंट स्लीप नहीं लेते हैं। इससे हमारी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। आसान भाषा में हमारी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। ये लॉन्ग टर्म में काफी हार्मफुल साबित होता है क्योंकि पुअर स्लीप से हमारे इंटरनल प्रोसेसेस और बॉडी फंक्शंस नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं, जिससे हमारे कई ऑर्गन्स मैल फंक्शन कर सकते हैं और कई बीमारियां हो सकती हैं। बॉडी की अच्छी रिकवरी के लिए स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मैटर करती हैं। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप प्रेफरेबली रात को 9-10 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक रिकमेंड की जाती है। हम अभी तक खुद इसे फॉलो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। बट ज़रूरी रिकमेंडेशन है, इसलिए आपको इन्फॉर्म किया। हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर पाएं, इसके लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों की कंपनी में रहें जो हेल्थ को सीरियसली लेते हैं, अनसाइंटिफिक और अनहेल्दी प्रैक्टिसेस से दूर रहें और जब हेल्थ की बात हो तो किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले वेरीफाई और क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। नीड्स और वांट्स के बीच में अंतर करना सीखें, रिक्वायरमेंट्स और डिज़ायर्स के बीच में अंतर करना सीखें। ओवर कंजम्पशन से बचें। अनहेल्दी फूड हमें इमीडिएट प्लेजर देता है, लेकिन ये साथ ही हेल्थ को डैमेज भी करता है। तो टेस्ट के बदले हेल्थ काफी एक्सपेंसिव ट्रेड हुआ। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने डिसीजंस की हिडन हेल्थ कॉस्ट्स को जानें। हमारी हेल्थ हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी अनहेल्दी चीजों से दूर रहना चाहिए। स्मोकिंग से लंग्स, हार्ट, ब्रेन जैसे तमाम ऑर्गन्स खराब होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होता है और कई तरह के कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। अल्कोहल से भी लिवर, हार्ट, स्टमक, ब्रेन जैसे तमाम ऑर्गन्स खराब होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होता है और कई तरह के कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। एक और खतरनाक बात है कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनकी हेल्थ तो डैमेज होगी ही, लेकिन इसके साथ वो फ्यूचर जनरेशन में अपने अल्कोहल एडिक्शन और लिवर डिजीज के जीन्स को पास ऑन कर देंगे। तो ऐसी डेंजरस हैबिट्स को अडॉप्ट करने से पहले अपनी हेल्थ के साथ साथ आगे की जनरेशन की हेल्थ के बारे में भी सोच लेना चाहिए। डॉक्टर सरीन अपनी बुक में एडवाइस करते हैं कि अगर आपको या आपके पार्टनर को मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है तो उसे रेक्टिफाई किए बिना रिप्रोड्यूस मत कीजिए, ताकि आपके चिल्ड्रन आपसे अनहेल्दी जीन्स इनहेरिट न कर लें। इन केस अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स से अनहेल्दी जीन्स चिल्ड्रन में पास ऑन हो जाते हैं, तो बैड जीन्स को ब्लेम करने के बजाय बेहतर होगा उन चीज़ों पर फोकस करें जो हमारे हाथ में होती हैं, जैसे अच्छी लाइफस्टाइल चॉइसेस, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, एक्सरसाइज, स्लीप, हाइड्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अगर सिंसियरली इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो काफ़ी हद तक अनहेल्दी जीन्स के बैड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है और एक हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। याद रखिएगा कि जिस तरह एक हेल्दी लाइफस्टाइल बैड जीन्स के इल इफेक्ट्स को काफ़ी हद तक कम कर सकती है, ठीक वैसे ही एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल गुड जीन्स के बेनिफिट्स को नलिफाई कर सकती है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल इज द की। साथ ही अवेयरनेस भी ज़रूरी है। अपनी फैमिली में अनहेल्दी मेटाबॉलिक ट्रेट्स को ट्रैक कीजिए और एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए अगर आप किसी बीमारी के लिए जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। समय पर लिए गए करेक्टिव मेजर्स काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ध्यान रखिए कि हमारा टाइम हमारा सबसे प्रेशियस रिसोर्स है। हम कभी इससे ज्यादा एक्सपेंसिव कुछ और ओन नहीं करेंगे। सारी भागदौड़ के पीछे इंटेंशन यही रहती है कि पृथ्वी पर जीने का ज्यादा समय मिले और जो समय मिले वह कंफर्टेबली बीते। तो हम जो कुछ भी ओन करते हैं या करना चाहते हैं, अल्टीमेटली वो एक जॉयफुल लाइफ के लिए होता है, जिसके लिए अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ विजडम और मनी भी जरूरी है। जाते जाते हम आपको अपनी तरफ से एक इक्वेशन बताना चाहते हैं।
वेल्थ इज इक्वल टू विजडम प्लस हेल्थ प्लस मनी। आप ट्रूली वेल्दी तभी हैं जब ये तीनों चीजें आपके पास हैं। विजडम से आप नॉलेज को इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे, बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे, आपको राइट पर्पस मिलेगा, आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाएंगे और एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाएंगे। हेल्थ से आप एक अच्छी लाइफ को फुल पोटेंशियल पर एंजॉय कर पाएंगे। मनी से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कंफर्ट मिलेगी। इन सब का राइट बैलेंस लाइफ को फुलफिलिंग बनाता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सिर्फ एक एरिया मनी पर फोकस करने के चक्कर में बाकी दो एरियाज विजडम और हेल्थ नेग्लेक्ट ना हो। That's all for this session. We wish you a fulfilling life ahead and thank you for watching.